हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज फिर मैं एक क्लास 10th की वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ आपको पॉलिनोमियल्स एंड रियल नंबर्स। एज वी नो कि रियल नंबर्स में जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी क्वेश्चन है और उसके चांसेस 99% होते हैं कि यही डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आ जाए विद डिफरेंट वैल्यू। सपोज मैंने आपको बोला है प्रूफ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको प्रूफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ रूट 2 is an irrational number, proof root 7 is an irrational number। ये आने की बहुत हाई चांसेस है आपके पास। तो मैं आपको सेम एक वैल्यू सपोज प्रूफ रूट x is an irrational number और वो मैं x की वैल्यू 5 लेकर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी और ऐसा सॉल्व करेंगे कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, स्पेशली इन मैथ्स, रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट और अपना ब्रेन तो लगाना ही है ना। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगाकर आप इस क्वेश्चन को विदाउट रटे आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमें प्रूफ करना है प्रूफ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी हम कुछ भी प्रूफ करते हैं ना, तो हम ये लेके चलते हैं कि अपोजिट वाला समझते हैं। सपोज मम्मी ने मेरे को ये करने को बोला है तो मैं उसको हमेशा डांट जाऊंगी ना। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे कि हाँ आज मेरा उठने का मन नहीं है, मेरा मार्केट जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। सेम बट एक क्लास करना ही पड़ता है। तो प्रूफ रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इरेशनल नंबर? यस, यू आर राइट, इट इज एन रेशनल नंबर। So let us assume root 5 is a rational number. Now what do you mean by rational number? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of P by Q. नहीं समझ आया? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको मैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इट मींस P बाय Q की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सेम रैशनल नंबर लिया तो रैशनल नंबर किसको ले रही हूँ? रूट 5 को लिख रही हूँ और उसको क्या बोला कि मैं P बाय Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। और फिर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो क्या होंगे? इंटीजर वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर P and Q are integers। और क्या प्रॉपर्टीज होती है P and Q की? वो इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं। अब ये क्या न्यू कॉन्सेप्ट है और ये न्यू क्या वर्ड है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। सपोज फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 3/4। 3/4, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बट इनका जो कॉमन HCF है वो क्या है? 1 है। इट मीन्स 3/4 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? तो सेम मैंने वही लिखा है कि रूट 5 P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसमें P एंड Q इंटीजर्स है, ठीक है। को प्राइम है, को प्राइम यानी कि उसका HCF इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HCF इज इक्वल्स टू 1 एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो फिर कोई यूज ही नहीं है वैल्यू का और इस टर्म का। तो हम पहले पूरी इस स्टेटमेंट को लिखेंगे और ये स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, P एंड Q इंटीजर्स, को प्राइम एंड जो Q है दैट इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। गॉट इट? याद रहेगा? ओके, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि रूट 5 है, अब रूट 5 में मेरे को थोड़ा सा इशू हो रहा है भाई, मैं नहीं लेकर चल रही रूट 5। तो रूट 5 को हटाने के लिए मेरे को स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब एक जगह तो मैं स्क्वायरिंग नहीं कर सकती ना। इट मीन्स कि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं और मैंने एक को टॉफी दी है, दूसरे को टॉफी ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। मेरे को दोनों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। सेम LHS और RHS का पंगा इसमें कि अगर मैं LHS की स्क्वायरिंग करनी हो तो मेरे को RHS की भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट इस इक्वेशन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाय Q का होल स्क्वायर। गलती क्या होती है बच्चों की, सिर्फ P का स्क्वायर कर देते हैं, Q का स्क्वायर भूल जाते हैं।
ठीक है, तो आपको अपनी कॉमन मिस्टेक्स भी ध्यान रखनी है। तो √5 का स्क्वायर इज 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं q को इधर लेके जा रही हूँ और 5 को यहाँ पर लेके जा रही हूँ। q को LHS में लेके जा रही हूँ और 5 को RHS के डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ। तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्यों इसको इक्वेशन नंबर 1 किया ये अभी पता चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सपोज मैं लिख रही हूँ 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 है, या सपोज मैं लिख रही हूँ 4 into 4 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, 4 into 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या मैं 2 को इससे काट सकती हूँ, राइट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास p स्क्वायर बाय 5 है तो इट मीन्स p इंटू p डिवाइडेड बाय जो 5 है ना, जो 5 है वो p को काट सकता है, 5 p को काट सकता है। इट मीन्स जैसे 4 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि 4 को 2 into 2 लिख सकते हो। इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, राइट। समझ आया, सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इसको लिखने वाली। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन को क्या लिखा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p इंटू p बाय 5। इसी इक्वेशन को खोल कर रखा है। इससे क्या बोल सकती हूँ, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 p का फैक्टर है एंड p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट। अभी तक ये स्टोरी आई है और स्टोरी का भी कंक्लूजन निकलने वाला है, तो थम के बैठना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 4 इज इक्वल्स टू 2 into 2 लिखा। ठीक है, 2 तो मेरा फैक्टर हुआ, तो ये भी मैंने वैसे तो स्क्वायर लिया अंडर रूट, यानी कि इसका 2 into 2 आया। तो सपोज कि 2 तो इसका फैक्टर हो गया, तो ये कोई भी एक वैल्यू है, तो सपोज मैं इस वैल्यू को n ले लूँ, n into 2 इज इक्वल्स टू 4, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सेम मैं इसको लिख रही हूँ, 4 को मैंने क्या लिया है, p लिया है, p इज इक्वल्स टू n into ये 2 का था और ये वाला p किसका है, 5 का। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मेरे को इस वाली वैल्यू में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मैं p की वैल्यू इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, कर देती हूँ। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p in equation 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर को q स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह p की वैल्यू यानी कि n इंटू 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, राइट, लिख सकते हैं। अब मैं इसको खोल लूँ, इसको कैसे खोल सकते हैं, n इंटू n, 2 बार n और 2 बार 5 होल डिवाइडेड बाय 5। एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 5 की वैल्यू को इधर लेके जा रही हूँ, इट मीन्स q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ओ ये क्या हो गया, अभी तो हमने बोला था, तो मैं क्या इसको पहले इसके साथ एक चीज और समझ लेते हैं। इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर और 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो मैं यहाँ पे यही वाली स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ, इट मीन्स 5 is a factor of p, 5 is a factor of q and q square, right। अभी तो हमने बोला कि क्या है, √5 इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या होता है, को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब उनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और हमने HCF 1 की जगह यहाँ पे कितना निकाल दिया, देखो यहाँ पे भी हमने बोला कि ये 5 इसका फैक्टर है, राइट। और यहाँ पे भी बोला कि 5 मेरा Q का फैक्टर है। तो इट
contradicts our statement, hence root 5 is an irrational number. सिंपल था, रटने की जरूरत पड़ी, एक बार रिपीट फिर से हो जाए, बिल्कुल हो जाए। देखो मैंने क्या किया, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना, तो मैं उसे अपोजिट मानती हूँ, ठीक है। मैंने अपोजिट लेके चला कि इरेशनल का अपोजिट इज रैशनल नंबर, तो मैंने लिखा लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर को मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट, बिल्कुल लिख सकती हूँ, जिसमें p एंड q इंटीजर है, ठीक है, बिल्कुल है। को प्राइम है, ये जो वर्ड है ना को प्राइम, बस इसी को टारगेट बना के ना ये चीज हम प्रूव करने वाले हैं, ये मेन टारगेट है। इंटीजर है, को प्राइम है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q 0 हो गया तो इस इक्वेशन का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। और मेरे को रूट 5 में ना इशू हो रहा है, साफ सीधी बात है, मेरे को इशू हो रहा है इस चीज में, तो मैंने कर लिया स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 5 रूट 5 का स्क्वायर किया, यहाँ पे p अपॉन q का होल स्क्वायर कर, रिमेंबर होल स्क्वायर, ठीक है। इंडिविजुअल स्क्वायर करते ही खत्म हो जाना है। 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जिससे मेरे को पता चला कि जो ये 5 है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, लिख दिया सेम। अगर कोई किसी चीज का फैक्टर है, इट मींस p इज इक्वल टू समथिंग इनटू 5, समथिंग इनटू 5, राइट। और अगर मैंने p को 4 एज्यूम किया तो ये समथिंग मेरा 2 हो जाएगा और ये 5 मेरा 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने p की वैल्यू निकाली है, तो p की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दी है। पुट करने के बाद मेरे को अगेन एक q की वैल्यू मिलती है, जिसमें q स्क्वायर अपॉन में 5 है। इट मीन्स 5 से q स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो बड़ी भयानक सिचुएशन होगी। इससे मेरे को पता चलता है कि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो नहीं फॉलो करता। अगर ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिख लेना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, जिसमें आपको 3 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी तक, आपने SA1, FA, FA2 एंड प्री बोर्ड 1 भी आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स का हो चुका होगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है, ये भी प्रूव हो जाता है कि 3 मार्कर का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। और बच्चे अगर इसमें भी 3 मार्क्स नहीं ला पाओगे, जो कि डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे ही अचीव करोगे 95 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा रियल नंबर की रिवीजन पूरी होती है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन था। उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स पे रिवीजन करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, सो दैट हमारा पिछला रिवीजन हो जाए कि क्या उसके फॉर्मूलाज थे, क्या उसके कोएफिशिएंट वैल्यूज होती है, और क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे परस्यू करेंगे, ठीक है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है, और इस पॉलिनोमियल में मेरी हाईएस्ट पावर है ना, जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है। देख रहे हो, x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो स्क्वायर आ रही है। इफ उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ उसकी सपोज मैं लीनियर का एक इक्वेशन लिख रही हूँ, ax प्लस b, एज जो x की वैल्यू है, एज जो x की वैल्यू है वो हाईएस्ट 1 है, इट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट। अगर उस x की, इट मीन्स ax स्क्वायर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखी है और उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वैल्यू इज 3, इट मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। इतना क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ एनी इक्वेशन हैज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 1, इट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल है। इफ इट हैज हाईएस्ट पावर ऑफ 2, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक है, एंड हाईएस्ट पावर इज 3, इट मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। अभी हाईएस्ट पावर से मतलब क्या, ठीक है, हमने उसकी हाईएस्ट डिग्री देख ली कि हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर कि उसकी x की वैल्यू 1, 2 या 3 आ रही है। अब उस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, उस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि उस पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए उतने ही नंबर्स अवेलेबल हैं। सपोज कि मेरे पास ax प्लस 2 है,
इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक x की वैल्यू है जो इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 कर सकती है, ठीक है। और अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, उसका मतलब है कि मेरे पास उस पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए 2 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। याद करो, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम 2x की वैल्यू निकालते हैं। ओहो, राइट राइट राइट। इट मींस अगर 2 मेरे x की वैल्यू आ रही है और वो जो इक्वेशन और जो पॉलिनोमियल आप रिप्रेजेंट करोगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट होगा। ओके, एज सेम विथ क्यूबिक। क्यूबिक हमारा अभी सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कईयों डीपीएस वाले स्कूल्स में, दिल्ली पब्लिक स्कूल या और भी 2-4 स्कूल्स में जिसमें हमें ये पार्ट करवाया भी हुआ है, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्यूबिक में अगर हाईएस्ट पार्ट 3 है, इट मींस इस पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सबसे पहले एक बार लीनियर का इक्वेशन और एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है 3x + 2, ठीक है। लाइक टर्म्स तो नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। इज इक्वल्स टू 0 ले, मैं x की वैल्यू फाइंड करूं, x इज इक्वल्स टू प्लस का है -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड। इट मीन सिर्फ एक यही वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे 0 हो जाएगी? हम करके देख लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रही हूँ? पुट कर रही हूँ। 3 इंटू x की जगह -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, 3 से 3 कटा, -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये तो बात सही हो गई भाई। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ही यही है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को गिवन हो, चाहे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, उतने ही मेरे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। और अभी इस चैप्टर में मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील कर लिया है। गॉट इट? ठीक है, अभी तक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया। एक और आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारे पास बहुत सारी है। तो ए है ना, A is a coefficient of x square. A is a coefficient of x square, B is a coefficient of x, and C is the constant term. ठीक है, C is a constant term. It means जो उसके साथ की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? कोफिशिएंट टर्म होगी। C for coefficient, C for constant. ठीक है, समझ आ। अब आता है नेक्स्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक सम का फॉर्मूला, एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। जो कि फॉर्मूला बना कैसे है? यूजिंग द कोफिशिएंट। अब इस पॉलिनोमियल में मेरे पास कितने कोफिशिएंट है? एक ए, वन इज ए, सेकेंड इज बी एंड थर्ड इज सी। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, समझ आया। और ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं ना, वो इसी कोफिशिएंट से ही निकलते हैं। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, अब फॉर्मूले अलग तो करने पड़ेंगे। फॉर्मूला इज -b/a and product is c/a. It means b is equals to coefficient of x, a is equals to coefficient of x square. Same product is equals to c/a. C is the constant term and a is the coefficient of x square. अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो मैं उसका जीरो और प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ। और इसमें ना जो जीरोस होते हैं ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। और एज वी नो कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, तो अब उनको रिप्रेजेंट भी करना, कुछ तो नेमिंग करनी पड़ेगी ना उनका। तो मैंने बोला कि 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। अब उनका नेमिंग क्या होता है? वन इज अल्फा, अदर इज बीटा। वन इज अल्फा, अदर इज बीटा। तो मैं -b/a को क्या लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा। सेम c/a को क्या लिख सकती हूँ? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ आया? इजी था कॉन्सेप्ट। अभी आई होप कि आपको बेसिक इसका समझ आया, तो क्वेश्चन करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें इतने
टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए तो हमें कुछ अलग से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इसमें हमें एनसीईआरटी में अल्फा और बीटा के वैल्यूज पूछी जाती है और उस अल्फा और बीटा से हमें कुछ पॉलिनॉमियल बनाने को पूछा जाता है। बट कुछ हमें ऐसा फाइंड करने को आ जाता है, कुछ रिलेशन दिया होता है अल्फा और बीटा में और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम टिपिकली उसी आरडी के क्वेश्चंस की अभी बात करने वाले, जो कि आपने अभी भी अगर कुछ एनालाइज करा हो आपने 10th के स्टूडेंट्स ने कि अपने प्री बोर्ड्स में, अपने टर्म 1 में, कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो इजीली नहीं आए बट उनमें कुछ रिलेशन करके आए। सपोज अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए। और ऐसे क्वेश्चंस में मैम दिमाग तो नहीं चला, अब मैं हूं तो अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। बट अगेन रिपीटिंग, कोई भी चीज रटनी नहीं है। कितना रट के जाओगे, सिलेबस इन्नू सा नहीं है, इतना है। तो हर चीज रटने में तो आज एक चीज रटी कल तक रहेगी, परसों भी थोड़ी रह सकती है, तरसों गायब। और अभी प्री बोर्ड में टाइम है, ठीक है, अभी प्री बोर्ड में 2 महीने तो हैं, 2-3 महीने इजीली हैं, तो इसलिए हमें उसको लॉजिकली समझना है अब, और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखो, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन, एज मैंने अभी बताया था आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, तो हमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आरडी लेवल के। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैम? अभी तक तो ना हमें सिर्फ सम ऑफ जीरोस निकालना आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना आता है, बस हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के क्या निकालेंगे? सम एंड प्रोडक्ट, that is equals to minus b by a and that is equals to c by a। अब बताओ b की वैल्यू क्या है? -5। साइन को हमेशा लेके चलना है, तो माइनस तो पहले से ही था और b की वैल्यू -5 अपॉन में a is 2, तो that is equals to 5 by 2। प्रोडक्ट c is 7 and a is 2, it means 7 by 2। it means प्रोडक्ट एंड सम की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? अब हम बेसिक मैथ्स लगाएंगे। अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। बेसिक मैथ्स इज कि इनका मेरे को अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअली वैल्यू तो नहीं है, बट अल्फा और बीटा की वैल्यूज जरूर है और अल्फा प्लस बीटा की है। तो मैं क्या करूं, इनका मैं एलसीएम ले सकती हूँ, राइट में ले सकती हूँ। एलसीएम क्या आएगा इसका? अल्फा इंटू बीटा, राइट। और ये वाला अल्फा इससे मल्टीप्लाई, दैट इज अल्फा स्क्वायर, और ये वाला बीटा इससे मल्टीप्लाई, दैट इज बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास सम की वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, बट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की एडिशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे को इस इक्वेशन को और इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ इन दो टर्म्स में कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाए, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो सॉर्ट आउट है, इनके डिनोमिनेटर की वैल्यू तो भी नो, बट न्यूमरेटर का क्या करें? न्यूमरेटर का क्या करें? तो ये करना है कि आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है, और लर्न नहीं रिवाइज करनी है क्योंकि लर्न तो है ही। दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। मैम ये आइडेंटिटी तो आती थी, बट इस आइडेंटिटी का इस इक्वेशन में क्या रोल, हमें तो नहीं समझ आ। अब ये समझ आएगा। देखो, अगर मैं a को अल्फा ले लूं, a को अल्फा ले लूं एंड b को बीटा ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ओ इंटरेस्टिंग, आगे समझ। अब मेरे को क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट, यही चाहिए। तो मैं क्या इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाऊं, तो मेरे पास क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
हो जाएगा, और A रिप्रेजेंट अल्फा एंड B रिप्रेजेंट बीटा। तो मैं क्या इसमें इसको पुट कर दूं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ओह ग्रेट, मेरे को सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज मेरे पास पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट मैंने पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा इज 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 7/2 होल डिवाइडेड बाय 7/2। राइट, अब बस मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना एंड वी गेट द आंसर ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। सॉल्व करें, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो 5/2 का होल स्क्वायर इज 25/4। राइट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि -7 होल डिवाइडेड बाय 7/2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली एलसीएम लेंगे। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 माइनस 28/7, आई मीन 4, क्योंकि 4 पूरा एलसीएम लिया, यानी कि 4 इंटू 7 इज 28 होल डिवाइडेड बाय 7/2। राइट, तो क्या आंसर आ गया, 25 माइनस 28 इज -3/4। क्या मैं इसको रिवर्स करके 2/7 लिख सकती हूँ? नहीं, समझ आया? देखो इसका क्या होता है, ये होल डिवाइड का साइन है, इट मीन्स दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। राइट, जब होल डिवाइडेड होता है तो पूरा न्यूमरेटर होता है, तो जो ऊपर वाली टर्म होती है वो न्यूमरेटर होती है, और नीचे वाली टर्म इज जो ऊपर वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर होती है, और नीचे वाली टर्म इज न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, इट मीन्स -3 इंटू 2, राइट, एंड 4 इंटू 7, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि इस यहाँ तक पहुंच जाएगा, बट इस कॉन्सेप्ट में ना ये जो ये वाला पार्ट है ना, कई बच्चों की इसमें एरर हो जाती है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स -3/14 इज द आंसर। इजी, समझ में आया? ठीक है, हम पहले ही लिख के चल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा फॉर दिस इक्वेशन इज 5/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 7/2 फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट भी करना, देन थर्ड पार्ट भी इसका प्रोसीड करना। सेकंड पार्ट, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। अगेन 1 में अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है एंड 1 में बीटा की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगेन बेसिक्स में जाएंगे, और बेसिक्स क्या कहता है, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इज अल्फा बीटा, और यहाँ पे 1 इंटू बीटा इज बीटा एंड 1 में अल्फा इज अल्फा। क्या 2 + 3 एंड 3 + 2 में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो सेम अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा में नो डिफरेंस। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 5/2 whole divided by 7/2, as this is denominator, this is numerator, this is denominator, this is denominator and this is numerator. numerator numerator से multiply होता है and denominator denominator से multiply होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5/2 into 2/7, 2 से 2 cancel out and 5/7 is the value for 1 में x plus 1 में beta. It means 1 में alpha plus 1 में beta. Got it? कुछ मुश्किल लग रहा है? Sum of zeros, alpha और zeros में तो एक्सपर्ट, कोई डाउट नहीं, बस उसी को आपने आगे प्रोसीड करना। और प्रोसीड भी कैसे, बेसिक मैथ्स लगा के। अब ये बोलो कि ये 10th का लेवल है और ये बोलो कि हमें नहीं आता था अभी तक ये तक, तो क्यों नहीं आता था? क्योंकि ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमें तो सिर्फ बेसिक मैथ्स लगानी है भैया इसमें। और बेसिक मैथ भी वो 7th 8th वाली, हम तो 10th में है भाई।
हम तो 10th में, तो हम तो बहुत इजीली कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला। थर्ड, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 2, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। फर्स्ट वाली से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, राइट। अब याद करना, इस वीडियो को रिवाइंड करना और इसमें से इसकी वैल्यू देखना। अब सपोज आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं गिवे, तो आप इसकी वैल्यू अलग से सॉल्व करना, इस छोटी वाली टर्म की वैल्यू अलग से सॉल्व करना, और अल्फा बीटा तो आपको प्रोडक्ट वाली वैल्यूज आ ही जाएगी। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करोगे ना तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, तो उस कॉम्प्लिकेशन को नहीं डालते हुए हम अलग अलग इस पार्ट की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट की वैल्यू अलग एंड इस पार्ट की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमने अलग अलग पार्ट को सॉल्व किया तो चाहे वो ऑब्वियसली हमें पेज ज़्यादा लगेगा उस चीज़ में, बट नीट एंड क्लीन भी होगा और हमें भी समझ आएगा कि हमें क्लास कर क्या रहे हैं, और जो आपका आंसर भी निकलेगा और आएगा वो भी एरर वाला नहीं होगा ना। तो इसमें हाई चांसेस ऑफ एरर है, बट अगर हम इंडिविजुअली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो लेस चांसेस ऑफ एरर होंगे। अब ठीक है, रिवाइंड करके देखना कि इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लस का साइन 2, यहाँ पे जो वैल्यू आई इसकी वो सब्स्टिट्यूट करके, सपोज इस इक्वेशन को मैं पूरा y ले रही हूँ, इसको x ले रही हूँ, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2। अगेन बेसिक एल्जेब्रा में जाएंगे, 8th का एल्जेब्रा करेंगे। अब हम वही 8th का एल्जेब्रा करते करते हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कुछ डाउट इस चैप्टर में, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इस चैप्टर का या कोई भी और एडिशनल चैप्टर का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं जल्दी उस क्वेश्चन और उस टॉपिक पे वीडियो लाने की ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल।